हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। तो हम पर्यावरण के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे और आगे सॉल्व इसको करेंगे। अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। तो चलिए आगे हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। और जो प्रश्न हम पूछते हैं फ्रेंड्स लास्ट में उसका रिप्लाई आप लोग ज़रूर किया करिए, इससे आप लोग का बेनिफिट होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हरी खाद से तात्पर्य है फसलों में कृमिनाशक डालना, लेगुमिनस पौधों की हरी फसल उगाना, मिट्टी में अपघटित कार्बनिक पदार्थ मिलाना, फसलों में ताज़ा बने पेस्टिसाइड डालना। तो हरी खाद से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर होगा बी, लेगुमिनस पौधों की हरी फसल उगाना। अब इसका मतलब क्या होता है, चलिए देखते हैं। इससे इसका मेन उद्देश्य होता है कि हरी खाद उस फसल में सहायक होती है पोषक तत्वों के रूप में, जैविक पदार्थों के रूप में। इसी के उद्देश्य से हरी खाद को डाला जाता है। और ये जो होता है ना, इस फसल को उगा करके, इसको काट करके और खेतों में डाल करके जोत दिया जाता है, जिससे कि उसमें पोषक तत्वों की मात्रा आ जाए। और इसमें कई प्रकार के होते हैं पौधे, जैसे सनई, ढैंचा, गांव में इस तरह के होते हैं जिनको उगाया जाता है, काटा जाता है, काट के फिर खेत में डाल के जोत दिया जाता है, जिससे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में खेतों को मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकी 1859 की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में इनके प्राकृतिक चयन संबंधी शोध का विवरण है। यह उद्भव जीव विज्ञान के मील का पत्थर है। इस पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इस पुस्तक के रचयिता ऑप्शन पहले देखते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन, चार्ल्स डार्विन, जॉन मेंडल, न्यूटन। तो इसका आंसर होगा चार्ल्स डार्विन। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के रचना के प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक जो थे चार्ल्स डार्विन थे। 1859 में इन्होंने उस बुक को लिखा था। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किताब चार्ल्स डार्विन का है ये। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में रंगों का क्रम है। ऑप्शन देखते हैं। ए है बैगनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, नील जामुनी, लाल। नेक्स्ट है बी, बैगनी, लाल, नील जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी। नेक्स्ट है बैगनी, नील जामुनी, पीला, नारंगी, लाल, नीला, हरा। नेक्स्ट है बैगनी, नील जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ठीक है, ये ऑप्शन है। अब इसका ऑप्शन सही होगा डी, बैगनी, नील जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। अब फ्रेंड्स ये याद नहीं होता है, अक्सर मतलब भूल जाता है कि क्रम कौन सा है। तो आइए उसको हम देखते हैं। तो उसका क्रम है बैगनी, नील जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। अब इसको हम याद कैसे करेंगे? इसको याद करना बहुत आसान है। आप इस फिगर में देखिए और सिर्फ इस वेबग्योर को याद करिए, VIBGYOR। तो V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। तो वेबग्योर अगर आप याद रखेंगे तो बहुत आसानी से आप कलर के क्रम को याद रख सकते हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कभी बीच का कलर पूछ लेगा, क्रम वाइज पहला, दूसरा, फिर तीसरा, बीच, मतलब कहीं से भी, नीचे से दूसरा, ऊपर से दूसरा, ऐसे कलर एग्ज़ाम में पूछते रहते हैं। यहाँ तो क्रम पूछ लिया था। तो ये बहुत ज़रूरी है इसको याद करना। आप वेबग्योर याद रखिए, बहुत आसानी से याद रहेगा। नेचुरल में जब बारिश होने के बाद, यहाँ पे देखिए, बारिश होने के बाद इस तरह से कुछ इंद्रधनुष बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्षा के होने से निम्न में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? ऑप्शन देखते हैं। शोधन की, वाष्पीकरण की, संघनन की, वाष्पीकरण और संघनन दोनों की। तो इसमें से क्या सही होगा? वाष्पीकरण होगा कि संघनन? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा डी, वाष्पीकरण और संघनन दोनों का होता है, दोनों का अहम योगदान होता है।
वाष्पीकरण क्या होता है? अब वाष्पीकरण किसी तत्व या यौगिक का द्रव अवस्था में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है और संघनन इसका उल्टा होता है। गैस से द्रव बनने की परिघटना, मतलब गैस है उससे द्रव बनने की जो परिघटना होती है उसको हम संघनन कहते हैं। यह वाष्पन के विपरीत होता है। वर्षा होने में वाष्पीकरण, एपोराइजेशन और ये जो संघनन होता है, कंडेंसन, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जल चक्र में समुद्र और नदियों का जो जल होता है वह वाष्पीकृत होकर ऊपर उठता है और वहाँ पर संघनन की क्रिया होती है, तो उसके द्वारा बारिश के रूप में दोबारा पृथ्वी पर वो जल आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीडीटी है एक एंटीबायोटिक, अनअपघटनीय प्रदूषक, अपघटनीय उर्वरक, डाईफ्लोरो टाइटेनियम। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका आंसर होगा यह एक अनअपघटनीय प्रदूषक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब अनअपघटनीय है, अनअपघटनीय का मतलब क्या होता है? अनअपघटनीय का मतलब होता है कि ये इसका अपघटन नहीं होता, ये टूटता नहीं, इसके जो यौगिक हैं वो टूटते नहीं हैं। ठीक है। ये जल्दी से मतलब जो मिट्टी है इसमें मिलता नहीं है, वायु है इसमें मिलता नहीं है, और नहीं तो उसमें प्रदूषक का कारण बन जाता है। तो प्रदूषक का कारण बनता है और ये लंबे समय तक उपस्थित रहता है, उसमें जल्दी नहीं मिलता है, वायु में भी मृदा में भी, इसीलिए इसे अनअपघटनीय प्रदूषक भी कहते हैं हम। डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? डाईक्लोरो डाईफिनॉल ट्राईक्लोरोइथेन। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है डीडीटी का फुल फॉर्म के रूप में। तो डाईक्लोरो डाईफिनॉल ट्राईक्लोरोइथेन, इसको भूलिएगा नहीं। इसके लाभ भी हैं और हानि भी है। तो इसके लाभ में यही है कि इसका प्रयोग जब हम खेतों में करते हैं कीटनाशक के रूप में, तो इसमें मच्छर और खटमलों का जो होता है उस पर हम नियंत्रण कर लेते हैं, जिससे खेत में मच्छर और खटमल कम लगे, उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं इसके प्रयोग से। लेकिन इसके द्वारा हमारे शरीर को बहुत नुकसान भी होता है। जब ये खेतों में प्रयोग किया जाता है तो उसके माध्यम से जो खाने की चीज़ें होती हैं, जैसे अनाज है, सब्जी है, फल है, इसके माध्यम से वो हमारे शरीर के अंदर आता है और इनके यौगिक आपको पता ही है जल्दी टूटते नहीं हैं, कई दशक तक रहते हैं और इसी के माध्यम से हमारे शरीर में जाकर हमारे ब्लड में घुल जाता है। ठीक है। तो इससे जो बच्चे होते हैं, जो स्पेशली जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनमें जो बच्चे होते हैं पेट में, वो ऑटिज्म नामक बीमारी से प्रभावित हो जाते हैं। अब ये ऑटिज्म बीमारी क्या होती है? तो ऑटिज्म जो होता है तंत्रिका तंत्र पर असर डालता है, नर्वस सिस्टम पर उसका बहुत असर पड़ता है और इससे जो प्रभावित बच्चा है या व्यक्ति है, उसकी जो बुद्धि होती है, भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर व्यापक रूप से असर डालता है। वो बहुत कट के रहता है, लोगों से बहुत ज़्यादा घुलनशील नहीं हो पाता है, मिलनसार नहीं हो पाता है, उस तरह से ये ऑटिज्म नामक बीमारी होती है। बहुत ज़्यादा वो लोग बोलते नहीं हैं, लोगों से दूर दूर रहते हैं। ठीक है। ऑटिज्म नामक सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है? HNO3, H2SO4, CH3COOH या ऑप्शन नंबर डी है ए और बी दोनों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। देखते हैं कैसे। तो जो होता है, हम जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की जब अधिकता होती है और वो वर्षा के जल के साथ रिएक्शन कर लेते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3। ठीक है। तो इससे जो बारिश होता है, ये रिएक्शन करके बना लेते हैं, उसी को हम अम्ल वर्षा कहते हैं। इसका सीधा मतलब यही है कि हमारे इन्वायरमेंट में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रस ऑक्साइड होता है, बारिश का पानी आता है, रिएक्शन करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाता है और इसके बाद जो वर्षा होती है उसको हम अम्ल वर्षा कहते हैं। इससे हानि जो होता है, पौधों तथा वृक्षों की पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं, गिरने लगती हैं, हानि होती है इससे। और अम्लीय वर्षा में जो धातु होती है वो अपनी चमक खो देती है अम्लीय वर्षा से।
संगमरमर हुआ या ताजमहल के जो पत्थर हैं वो पीले पड़ जा रहे हैं, पीले हल्के हल्के काले ये पड़ जा रहे हैं। इसका रीज़न है सिर्फ अम्ल वर्षा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए अभी इससे पीछे कुछ रिलेटेड हम बताए हैं। निम्न में से किस गैस के कारण पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का गिरना तथा आकार में छोटा होना पौधों में पाया जाता है? ठीक है, तो SO2, CO, NO इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। जो पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पत्तियां गिर जाती हैं, ठीक है, और इनके आकार में छोटापन आ जाता है, मतलब छोटे छोटे हो जाते, तो इसका रीज़न होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। वो अम्ल वर्षा वाला जो था उस पर असर पड़ता है, पत्तियां गिरती हैं, जाहिर सी बात है अम्ल वर्षा होगा तो पौधों पे नुकसान तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है पत्तियों का सिकुड़ना और पत्तियों का गिरना और आकार में छोटा होना, वो किस गैस के कारण होता है? तो पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ जाती है तो पौधों में श्वसन क्रिया पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप जब पत्तियाँ सिकुड़ने लगती हैं और इनके विकास में बाधा उत्पन्न होता है। इसका मेन रीज़न है कार्बन मोनोऑक्साइड। पत्तियों के श्वसन में ही नहीं, मानव के श्वसन में भी कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत असर डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिश्नोई संप्रदाय स्थापित किया गया था? BR अम्बेडकर, भजन लाल, गुरु जम्बेश्वर, जोधपुर के राजा। तो इसका आंसर होगा गुरु जम्बेश्वर। इसके पहले हमने बिश्नोई संप्रदाय, बिश्नोई के बारे में, जो बिश्नोई पर्यावरण के तहत वो अवार्ड दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है, पूरा डिटेल बताए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये जो संप्रदाय है इसके संस्थापक हैं गुरु जम्बेश्वर। ठीक है, बिश्नोई का 2 शब्द से बना है बिश्नोई। ठीक है, 2 शब्द से मिलकर बना है, एक 20 है और एक 9 है, तो 20 9 कितना हुआ? 29 हुआ। तो बिश्नोई संप्रदाय में 29 नियम कानून है। ठीक है, तो उस नियम का जो पालन करना पड़ता है, उस नियम का जो बिश्नोई संप्रदाय में होता है। 29 नियम तो आपसे पूछेगा नहीं, तो 29 नियम जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना जानिए 29 नियम होता है इसमें। तो इसी 29 नियम में एक नियम था कि वृक्षों को नहीं काटना है, और उन्हीं वृक्षों को जब काटा जा रहा था, खेजड़ी के वृक्ष को, तब वो अमृता देवी ने इनको बचाया था और उन्हीं के याद में बिश्नोई पुरस्कार भी दिया जाता है। हमने इसका पूरा डिटेल स्टोरी के सहित इसके पिछले वाले वीडियो में बताया है। तो इसके संस्थापक कौन है? गुरु जम्बेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौधों और जंतुओं के संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न पुस्तक तैयार की है? श्वेत डाटा बुक, रेड डाटा बुक, नील डाटा बुक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा रेड डाटा बुक। अब रेड डाटा बुक को कौन जारी करता है, कौन सी संस्थान है, कहाँ है, चलिए उसको हम पूरा डिटेल देखते हैं। तो रेड डाटा बुक जो जारी करता है वो संस्थान है IUCN। तो पहले जानते हैं IUCN का फुल फॉर्म क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता भी है। इंटरनेशनल फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN का फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1948 में किया गया है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, इसका हिंदी है इंटरनेशनल फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का। यह विश्व स्तर पर विभिन्न जातियों के संरक्षण स्थिति पर निगरानी रखने का एक सर्वोच्च संगठन है। पौधों और जंतुओं की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है, और यह रेड डाटा बुक 1963 में प्रारंभ किया गया। आगे देखते हैं। आगे है, रेड डाटा बुक में प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। अब इसमें फ्रेंड्स 3 प्रकार के पेज पाए जाते हैं। ये जो रेड डाटा बुक है ये तो एक किताब है, और उस किताब में 3 प्रकार के पेज होते हैं। एक ग्रीन पेज होता है जिसमें कि प्रजातियों का कोई खतरा नहीं होता है, ठीक है, और एक गुलाबी पेज होता है, इन प्रजातियों में खतरा बना रहता है उनके ऊपर। और जो लाल पेज होता है, रेड पेज होता है, इसमें वैसे प्रजाति होते हैं जो समाप्त होने वाले रहते हैं या समाप्त हो चुके रहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा IUCN। तो चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है,
इतिहास में पहली बार परमाणु दुर्घटना हुई है? 16 अगस्त 1945 को, 26 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945 को, 8 अगस्त 1945 को। तो इसका आंसर होगा 6 अगस्त 1945 को। इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी और बहुत भयंकर हुई थी। तो यह 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। ठीक इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर एक और बम गिराया। इसमें लाखों लोग मारे गए और लाखों लोग प्रभावित हुए। इसमें कई लोग रेडियो एक्टिव, यहाँ पे देखिए ये रेडियो एक्टिव के जो काली बारिश के चपेट में भी आ गए थे। इससे बहुत लोग प्रभावित भी हुए थे। तो अब ये जैसे ना हिरोशिमा है, नागासाकी है, तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? अक्सर कन्फ्यूज़न होता रहता है कि हिरोशिमा पहले हुआ कि नागासाकी। तो हीना नाम सुने होंगे आप, लड़की का एक नाम है, हीना मेहंदी भी है। तो हीना, ह से हिरोशिमा, न से नागासाकी। तो पहले ह आया तो हिरोशिमा, बाद में न आया तो बाद में नागासाकी। ठीक है, 6 अगस्त और 9 अगस्त सन एक ही है। तब ये कहाँ पे है, किस जगह हुआ, किस देश में हुआ? तो ये एशिया का एक देश है, जापान। यहाँ आप मैप में देख सकते हैं, ये रहा, ये है जापान। ये एशिया महाद्वीप का देश है और इसे आप मैप में देख ही लिए हैं, जो एशिया के पूर्व में स्थित है। इसकी राजधानी टोक्यो है। हिरोशिमा और नागासाकी दोनों शहर जो हैं जापान में ही स्थित हैं। इसको आप इस मैप में देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, हिरोशिमा नगर जापान के होन्शु द्वीप में स्थित है, जबकि नागासाकी क्वेंशु द्वीप में स्थित है। इन दो नगरों पर 1945 में परमाणु बम गिराया गया, जिससे बहुत तबाही हुई और बहुत लोग प्रभावित हुए, लाखों लोग मर गए, लाखों लोग प्रभावित भी हुए। तो फ्रेंड्स, ये रहा पूरा डिटेल। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, जापान के 2 देश नागासाकी और हिरोशिमा किस द्वीप पर स्थित हैं? ये हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर आंसर बताएं। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लीज़ फ्रेंड, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।